नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का रिकॉर्ड टूट गया है, जिसमें 145 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हुई है। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 1,45,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। ये रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी बताता है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के प्रति समर्पित सरकार है, किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है। धान खरीदी के प्रारंभ से ही कांग्रेस जिस तरह से भ्रम फैला रही थी, जिस प्रकार से अफवाह फैला रही थी, झूठ बोल रही थी, ये उनको करारा जवाब है। जब धान खरीदी का अब तक का सारा रिकॉर्ड टूटा है और इतनी बड़ी मात्रा में धान खरीदी हुई है। इस दौरान उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कभी भी प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। 1,45,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। ये रिकॉर्ड धान खरीदी बताता है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के लिए समर्पित सरकार है, किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है। धान खरीदी के प्रारंभ से कांग्रेस जिस प्रकार से भ्रम फैला रही थी, जिस प्रकार से अफवाह फैला रही थी, झूठ बोल रही थी, ये उनको करारा जवाब है। जब धान खरीदी का अब तक का सारा रिकॉर्ड टूटा है और इतने बड़े मात्रा में धान की खरीदी हुई है, मैं छत्तीसगढ़ के सभी किसान भाइयों को बधाई देता हूं कि उन्हें उनके मेहनत से, परिश्रम से ये धान का कटोरा लगातार भर रहा है और देश और दुनिया में धान के उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ का नाम आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण पर है। मंडल चुनाव समिति की बैठक, फिर जिला चुनाव समिति की बैठक, संभाग स्तरीय समिति की बैठक और प्रदेश की बैठक हो चुकी है। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कभी भी प्रत्याशियों की सूची घोषित हो सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से प्रारंभ होगा। इस दौरान वित्त मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 24 फरवरी से 21 मार्च तक 17 बैठकों के बजट सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार का ये दूसरा बजट वित्त मंत्री के रूप में प्रस्तुत करूंगा और ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाला बजट होगा। इसमें मोदी की गारंटी के वादों को शामिल करने के साथ स्टेट पूंजीगत व्यय के माध्यम से दीर्घकालीन रणनीति बनाई जाएगी, जिससे विकासशील छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ बनाया जा सके। 24 फरवरी से 21 मार्च तक 17 बैठकों का बजट सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है उसका दूसरा बजट इस सत्र में वित्त मंत्री के रूप में मैं प्रस्तुत करूंगा और यह निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाला बजट होगा। इसमें मोदी की गारंटी के वादों को, चाहे माताओं बहनों के लिए, किसानों के लिए, इन सब बिंदुओं को भी ध्यान में रखा जाएगा और स्टेट के पूंजीगत व्यय के माध्यम से दीर्घकालिक रणनीति जिससे विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बना सकें, उस पर भी ध्यान रखा जाएगा। हमारी सरकार हर क्षेत्र में, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे इन्वेस्टमेंट लाना हो, औद्योगिक विकास हो, चाहे शहरी विकास हो, चाहे अधोसंरचना का विकास हो, चाहे हेल्थ सेक्टर जैसे सेक्टर्स का विकास हो, सब में ऐतिहासिक काम करके छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहुंचाने का काम करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने छत्तीसगढ़ के सभी मतदाताओं को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि मतदान हमारा कर्तव्य है, अधिकार है और राष्ट्र धर्म का पालन भी है। आइए इस अवसर पर आगामी आम निर्वाचन में 100% मतदान के प्रति जन जागरण का संकल्प लें। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और मैं प्रदेश के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी वोटर्स से अपील करता हूं कि वो अपने मतदान के अधिकार को अनिवार्य रूप से निभाएं, क्योंकि मतदान ना सिर्फ आपका अधिकार है बल्कि आपका उत्तरदायित्व भी है और ये एक ऐसा अधिकार है जिसके माध्यम से आप
स्थानीय स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, कि जिसे आप चाहें उसको वोट देकर अपने अनुसार चयन कर सकते हैं। तो एक बार मैं पुनः सभी को बधाई देता हूं और आह्वान करता हूं कि आप लोग भविष्य में जो भी निर्वाचन होंगे उसमें ज़रूर भाग लें और प्रजातंत्र को मजबूत बनाएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार पर गरीबों का प्रधानमंत्री आवास छीन लेने का आरोप लगाते हुए एकात्म परिसर जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि आज से 2.5 साल पहले और कांग्रेस सरकार बनने के 3.5 साल बाद कांग्रेस सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव ने पीएम आवास को लेकर पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पंचायत मंत्री द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखे पत्र का पत्रकार वार्ता में विस्तार पूर्वक वाचन करते हुए कांग्रेस की पूर्व सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा पीएम आवास को लेकर की जा रही उपलब्धियों को बताया। और कांग्रेस सरकार जो पिछली सरकार बननी थी उसके बनने के 3.5 साल बाद उस दिन को स्मरण आप सब लोगों के बीच दिलाना चाहता हूं जब कांग्रेस सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव और जिन्होंने अपने विभाग से इस्तीफा दिया और अपना एक इस्तीफा पत्र लिखते हुए भूपेश बघेल जी को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा, इस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। और उन्होंने आकृष्ट कराते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के आवासहीन लोगों को आवास बनाकर दिया जाना था, जिसके लिए मैंने कई बार आपसे चर्चा कर राशि आवंटन का अनुरोध किया, किंतु इस योजना में राशि उपलब्ध नहीं की जा सकी। फलस्वरूप प्रदेश के 8 लाख लोगों के लिए आवास नहीं बनाए जा सके। इसके अतिरिक्त 8 लाख घर बनाने में से करीब 10,000 करोड़ की प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहायक होते। हमारे जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य अर्थात ग्रामीण आवास का अधिकार प्रमुख रूप से उल्लेखित है। विचारणीय है कि प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बेघर लोगों के लिए एक भी आवास नहीं बनाया जा सका और योजना की प्रगति निरंक रही। इस योजना का लाभ प्रदेश के आवासहीन लोगों को नहीं मिल सका। अतः जन घोषणा पत्र के विचार के अनुरूप उपरोक्त महत्वपूर्ण विषय को दृष्टिगत रखते हुए मेरा यह मत है कि विभाग की सभी लक्ष्यों को समर्पण भाव से पूर्ण करने में वर्तमान परिस्थिति में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं। अतएव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के भार से मैं अपने आप को पृथक कर रहा हूं। आप मुझे शेष जिन विभागों की जिम्मेदारी दी है उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता और निष्ठा से निभाता रहूंगा। ये है उनका मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जो उन्होंने पत्र लिख करके और पंचायत। मुझे अत्यंत खुशी है कि गत वर्ष में केंद्र सरकार ने लगभग 32 लाख आवास स्वीकृत किए, उसमें से 8,46,931 आवास सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, अर्थात जो केंद्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए जितने आवास स्वीकृत किए उसका 30% अकेले छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत किए गए हैं। यह अपने आप में बहुत अभूतपूर्व कदम है और इसके लिए और इस तरह से जो छत्तीसगढ़ को उनका अधिकार दिया गया, आवास इन गरीबों को जो अधिकार दिया गया, उसके लिए हम सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने गरीबों को सुनी, जरूरतमंद लोगों की सुनी है। दूसरी बात, पिछले जो सत्र में जितने आवास हमारी सरकार ने स्वीकृत किए हैं उसमें से 6,18,000 जो हितग्राही है उनके लिए प्रथम किस्त जारी भी कर दिया गया। मतलब कोई रोक के अटका के रखने का काम नहीं, स्वीकृत करने का काम किया। और जो बीता 1 साल है, इस पूरे बीते 1 साल में लगभग 1,80,000 आवास बन करके पूर्ण भी हो गए हैं। यह एक अभूतपूर्व कदम है। आप इससे ही अंदाज लगा सकते हैं कि गांव की जो अर्थव्यवस्था इसमें कितना बड़ा प्रभाव पड़ा होगा
कितने मजदूरों को काम मिला होगा, कितने हमारे जो राजमिस्त्री उनको काम मिला होगा, कितने इलेक्ट्रीशियन को काम मिला होगा, कितना छड़ गिट्टी रेता का वहां पर बिक्री हुआ होगा। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी लाने का काम हमारी सरकार ने किया है और ये सब कुछ हुआ है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पूरा होने की गारंटी और हमारे मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय जी ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, ये उसकी गारंटी है। इसके अतिरिक्त एक और जानकारी आपको मैं देना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि 10 जनवरी को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी ने 3,03,000 अतिरिक्त आवास छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृति की यहां पर घोषणा की है। और इसके लिए हम जो है फिर से एक बार केंद्र सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे केंद्रीय मंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री, निश्चित रूप से उनका इसमें प्रभाव है, उनकी निश्चित रूप से प्रयास है, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का धन्यवाद करते हैं। और एक बात आपको बताना चाहूंगा मैं कि एक ट्राइबल बेल्ट में जो अतिरिक्त मतलब और अति पिछड़ी जो जनजाति है, उनके लिए हमारी सरकार ने एक योजना चलाई हुई है, जन मन योजना। और इस योजना के लिए जो बहुत ज्यादा पिछड़ी ट्राइबल जातियां हैं, उनके लिए 24,000 आवास अतिरिक्त रूप से स्वीकृत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। और जो अभी हमारे प्रदेश ने जिस ढंग से नक्सलवाद मुक्त प्रदेश बनाने के लिए और जिस ढंग से कदम उठाए कि जिस किसान के पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन या 5 एकड़ असिंचित जमीन है, ऐसे किसानों को भी इस सूची में शामिल करके और यदि उनके पास आवास नहीं है तो आवास दिया जाए। कोई भी व्यक्ति देश में आवासहीन ना रहे, ऐसी योजना पर हमारी केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है और लगातार इस काम में योजना चला रहे हैं हम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आवास योजना है, इस आवास योजना के लिए आप सबको ध्यान होगा कि हमने छत्तीसगढ़ में एक अभियान चलाया था, मोर आवास मोर अधिकार। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के और महामंत्री के नाते हमारे जो आज के पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी, वो इसकी कमान संभाले थे और मोर आवास मोर अधिकार योजना का उन्होंने नेतृत्व किया था। और देखिए कितने सौभाग्य की बात है कि जो उस समय इस पूरे अभियान का नेतृत्व कर रहे थे माननीय विजय शर्मा जी, आज वो विजय शर्मा जी हमारे पंचायत मंत्री भी हैं। और हमारे पंचायत मंत्री जी के कलम से कितने हस्ताक्षर हो रहे हैं बताइए, जबकि उनके पंचायत मंत्री तो ऐसा प्रेम पत्र दे करके निकल लिए थे बाहर। तो एक योजना जो है हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी, ये सब की जो एक टोली है वो गरीबों के लगातार काम कर रही है। आपको एक जानकारी और मैं देना चाहूंगा, अभी किसानों के लिए उनको टोकन कटाना था तो एक ऐप के माध्यम से किसान अपना टोकन स्वयं काट सकता था और जिसका हमने नाम दिया था तुहर टोकन तुहर हाथ। उसी तरह से कोई भी जो हितग्राही है जिसके पास मकान नहीं है और यदि उसको लगता है कि मैं आवास का पात्र हूं, जो नया आया है 2 पहिया वाहन, 15,000 रुपया, 2.5 एकड़ कृषि जमीन से ज्यादा यदि कृषि जमीन है, तो ये नए जो उन्होंने एक हितग्राहियों के लिए जो तैयार किया है एक नया प्रोफार्मा और जो पात्रता के लिए जो सूची बनाई है, उसमें कोई भी व्यक्ति यदि आता है उसको महसूस होता है कि मुझे पात्र हूं, तो इसके लिए एक हितग्राही ऐप बना है। उस हितग्राही ऐप में अपने जो खुद का आधार नंबर है, उस आधार नंबर के आधार पर उस हितग्राही ऐप में अपना सारी जानकारी अपलोड करके वो स्वयं जो है अपने आप को सर्वे में शामिल कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से हमारी सरकार जो है लगातार आवास के क्षेत्र में। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया के यौम विलादत के खास मौके पर हर साल की तर्ज पर इस साल भी 27 जनवरी को सुपेला ताज दरबार में बाबा ताज का जन्मदिन हर्ष उल्लास व अनेकों कार्यक्रम के साथ मनाया जाएगा। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का जन्मदिन हर साल सुपेला स्थित ताज दरबार में बहुत ही शान और शौकत के साथ मनाया जाता है। बता दें, सुपेला स्थित ताज दरबार में सर्वधर्म की एकता की मिसाल यहाँ पर साफ नजर आती है, जहाँ सभी कौम के लोग एक साथ यहाँ जश्न में शामिल होते हैं और फैज़ भी पाते हैं।
इस साल भी 27 जनवरी को हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत पर सुबह जहां कुरान ख्वानी होगी, वहीं दोपहर ज़ोहर बाद लंगर और इसके साथ ही शाम को केक काटकर फातिहा ख्वानी कर खुशियां मनाई जाएगी। ये जानकारी हज्जन ताजुन्निसा शेख ने दी है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया के यौम विलादत के मुबारक मौके पर हर साल की तरह इस साल भी 27 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 11 बजे कुरान खानी की जाएगी। दोपहर 2 बजे बाद नमाज ज़ोहर आम लंगर का एहतमाम किया गया है और शाम को 5 बजे केक पे फातिया दी जाएगी। आप सभी आशिकाने सरकार ताजुल औलिया से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर सरकार ताजुल औलिया का फैज़ हासिल करें। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया के 6 माही उर्स के मुबारक मौके पर भिलाई ताज दरबार से नागपुर चादर 28 जनवरी को ले जाई जाएगी। मिन जानिब हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया सेवा समिति भिलाई छत्तीसगढ़, वक्फ बोर्ड द्वारा पंजीकृत संस्था। अस्सलामुअलैकुम। हमारे ताजुद्दीन ताजुल औलिया बाबा का जन्मदिन है। आप सबको दावत है और आना बहुत जरूरी है। 27 जनवरी को पूरी शान शौकत व खुशियों के साथ बाबा ताज का जन्मदिन यहां मनाया जाएगा। हजारों की संख्या में ज़ायरीनों की मौजूदगी यहां पर दर्ज की जाएगी। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर से लगे औद्योगिक क्षेत्र तिल्दा नेवरा से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ एक पुट्टी और पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग ने इतना भयानक रूप ले लिया कि दूर दूर तक इसके गुब्बारे नजर आए। तिल्दा नेवरा औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ बरतौली गांव में संजय केमिकल फैक्ट्री है। शनिवार की सुबह संजय केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। बताया गया है कि इस हादसे में एक टैंकर भी ब्लास्ट हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और दमकल की 2 गाड़ियां पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। जी, आज सुबह करीबन 7:30 से 8 के बीच में जब इनका शिफ्ट चेंज ओवर हो रहा था तो उस समय आग लगने की खबर आई है। अभी आग बढ़ रही थी, अभी आग को काबू पाया गया है, पहले से कम है आग। और एक जो व्यक्ति झूठा है बोल रहे हैं वो उसको माइनर चोट ही आई है और उसका इलाज चल रहा है, उसको फर्स्ट एड दे दिया गया है। आगे हम लोग उसमें गंभीर हैं, उसका इलाज अच्छे से कराया जाएंगे। जो भी बर्न के लिए जो भी बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो फसल में। सर, कंपनी का ऐसा क्या नाकामी है जो आग लग रही है? देखिए, यहाँ पे फायर आउटब्रेक का जो कारण है वो तो पता नहीं चल पाया है सर, वो उसके बाद जांच होगी तो उसमें पता चलेगा। इसमें मेन ये है कि जो छोटे फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं वही सब थे और थोड़ा सा सूचना देने में इन्होंने देरी की है, इसलिए जल्दी बढ़ गया। और क्योंकि मटेरियल इनका ऑयल है तो ऑयल में एक वजह से आग लगता है तो वो फटाफट फैलता है। यहाँ पे मेनली पेंट और तारपीन तेल का ही काम है, तो इस वजह से यहाँ ऑयल बड़ी बड़ी लपटें दिख रही थी। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। सर, आग किससे लगी है और कैसे लगी? अभी इसका एग्जैक्ट तो कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन आग लगी और धीरे से कहीं ऑयल में पहुंची तभी इधर उधर फैल गया है। उनका आप देख ही सकते हैं पीछे में जो गोडाउन वगैरह है वो पूरा जल चुका है। ये अब जांच का विषय है कि बाहरी मजदूरों का दबदबा है, इसके विषय में तो मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। और जो भी इसमें सुरक्षा व्यवस्था थी, आज ये एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है तो इसमें हम लोग जल्द ही जो भी इसके नॉर्म्स रहेंगे उसको पूरा कराएंगे। सर, एक सवाल और, गेट पे साफ नजर। ये सर सुबह 7:20 को एक टैंकर प्लांट के अंदर गया, केमिकल से भरा हुआ था। उसको काम करने के लिए 3 मजदूर वहाँ पर गए थे और 3 मजदूर टैंकर खाली कर रहे थे ड्रम में ऑयल को, तो उसी समय आग लगा है। ये है 7:30 बजे की घटना है जो जब आग पकड़ी है और उसमें से एक जने तो तुरंत झुलस गया मजदूर, बाकी मजदूर छोड़ के भागे हैं और प्लांट जब तक पूरा 50% आग के हवाले हो गया था, पूरा केमिकल था इसमें। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी तो 5-6 घंटे हो गए, अभी तक काबू नहीं पाया गया है। जब फायर ब्रिगेड इस एरिया में आ रहा है तो सामने साइड फिर आग पकड़ ले रहा है। पूरा केमिकल है, प्लांट में पूरा केमिकल ही केमिकल है और यहाँ तो सुविधा भी नहीं था इस प्लांट में, एम्बुलेंस का, फायर ब्रिगेड का और सेफ्टी ही नहीं है इस प्लांट में। इसी दौरान तो ये घटना हुई है और ये बहुत बड़ी घटना है। बलौदाबाजार जिले से एक रिटायर्ड प्रोफेसर से ठगी का मामला सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग को अपने जाल में फंसाकर करीब 6.5 लाख रुपए ठग लिए।
इसके बाद बुजुर्ग ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत दर्ज आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बुजुर्ग लोकनाथ ध्रुव को एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया। कॉल पर मौजूद लड़की ने मीठी मीठी बातों से बुजुर्ग को अपने जाल में फंसा लिया और अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद लड़की और उसके साथियों ने बुजुर्ग को ब्लैकमेल करना शुरू किया। डर और समाज में बदनामी के डर से बुजुर्ग ने करीब 6.5 लाख रुपए कई बार फोन पे और बैंक खाते के माध्यम से भेज दिए। पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने कहा कि लोगों से अपील है कि वे ऐसे अनजान नंबरों से आने वाले कॉल से सतर्क रहें। किसी प्रकार की निजी जानकारी या वीडियो कॉल के दौरान निजी गतिविधियां साझा न करें। सर, एक साइबर ठगी का मामला आया है, क्या मामला है इसको बताएंगे? एक लोकनाथ ध्रुव 65 वर्षीय हैं। उनके पास कोई लिंक आया, इसको टच करने पे कुछ वीडियो चलने लगा। बाद में उनका स्क्रीनशॉट लेकर भया दोहन किया गया मोबाइल के थ्रू और उनसे लगभग 6.5 लाख रुपए वसूल लिए गए। बाद में जब उन्हें पता चला इस धोखाधड़ी का तो उन्होंने कंप्लेंट की है। उसकी अभी हम लोग जाँच कर रहे हैं और उसमें FIR कर जा चुकी है। उसमें जल्दी विवेचना करके उसमें जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। इस मामले में हमने ऑपरेशन विश्वास चलाया है। इसमें जागरूकता, साइबर जागरूकता का हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हमें साइबर अपराधियों से एक कदम आगे रहना पड़ेगा। उसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है। FIR करने के बाद अपराधी का मिलना ज़रूरी नहीं, क्योंकि जो लोग बहुत सारे प्रॉक्सीज यूज़ करते हैं। इसमें जितना जागरूक रहेंगे उतना कोई भी अननोन लिंक जो है उन पर क्लिक न करें। कोई भी लालच अगर आपको देता है उसके पीछे ना पड़े। और जो हमारे द्वारा जो बाकी डिजिटल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी आपकी जागरूक कैसे हो, उसका जरूर स्टडी करें। उसके अलावा कुछ भी अगर ऐसा होता है आपके साथ साइबर ठगी, तत्काल 1930 पे कॉल करके आप मदद। तो एक लड़की का एक फ़ोन आता है जो है जिसमें वो सेक्स स्कैंडल के रूप में कहिए, वो पूरा अपना वो बताती हैं, सेक्स के लिए मतलब इच्छा जाहिर करती है कि मतलब अपने को भी समेट लें, और उसके बदले फिर बाद में ये कहती है कि वो पैसे तो अन्यथा आपका जो चित्र हम वायरल करेंगे सोशल मीडिया में, ऐसा करके धमकाती है। फिर दूसरे दिन हुआ ये कि पुलिस की वेस में 2 लड़कों का फ़ोन आता है अपने पास है। उसने आपके जीवन, सार्वजनिक जीवन को पूरा बर्बाद करने की धमकी ये लोग भी देते हैं और मामले में 3-4 लाख की मांग ये करते हैं। हालांकि वो ये भी कहते रहे कि हम ये अमाउंट हम वापस करवा देंगे, इस तरह तो धमकाया, डराया और मुझसे फ़ोन पे ऐसा सब करवा लिया खुद से। कि अभी लगभग टोटल 6-7 लाख फ़ोन पे माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से अभी 10 बार ट्रांजैक्शन हुआ होगा लगभग। ये करीब 16-17 जनवरी की बात है। पुलिस ये कह रहे हैं कि अब भाई हम हो सके तो छानबीन हम कराएंगे, पता लगवाएंगे, ये कह रहे हैं पुलिस वाले। कोई भी व्यक्ति इस तरह के लिंक को ना धोखे से भी हाथ ना लगाएं भाई, अन्यथा वो इस तरह की ठगी जो मेरे साथ हुई वो और भी बचे। मैंने भया दोहन की वजह से ही मेरे साथ ये ठगी हुआ है। लोग भी मेरे जैसे रिटायर पिछले महीने, जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिटायर में दिसंबर में ही हुआ हूँ, है ना। इस तरह सीधे साधे लोग इसका शिकार ना बने, मेरी आम लोगों से अपील है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है।
डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग पुलिस ने नशे के कारोबार पर लगाम लगाते हुए अंजोरा चौकी क्षेत्र में घेराबंदी कर नशीली गोलियां सहित एक आरोपी को धर दबोचा। जिले में नशे के अवैध सौदागरों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के मार्गदर्शन में नशे के सौदागरों की पतासाजी कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में ACCU एवं चौकी प्रभारी अंजोरा के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई की गयी। पुलिस टीम को जानकारी मिली थी कि महमड़ा मोड़ पप्पू होटल के सामने मेन रोड ग्राम महमरा के पास एक व्यक्ति जो सफेद एक्टिवा में बैठकर नशीली टेबलेट बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहा है, जिसके बाद बताए स्थान पर घेराबंदी कर संदेही व्यक्ति को पकड़ा गया। आरोपी अंकित सिंह राजपूत के पास से तलाशी के दौरान अल्फ्राजोलम टेबलेट के 7,200 नग बरामद हुए, जिसकी कीमत तकरीबन 17,828 रुपए बताई गई है। नकदी 750 रुपए को भी बरामद किया गया है एवं आरोपी ने अपने पूछताछ पर बताया कि उसके द्वारा ऑनलाइन पेमेंट कर दवाइयां मंगाई जाती थी। पुलिस द्वारा खातों का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन खंगाल कर दवाई देने सप्लाई करने वालों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी के विरुद्ध मौके पर विधिवत कार्रवाई की गई। अग्रिम कार्रवाई चौकी अंजोरा थाना पोल गांव से की जा रही है।
ये अंकित सिंह राजपूत है जो राजनांदगांव का रहने वाला है। ये अल्फाजोलम एक टैबलेट होता है जो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आता है। ये नशे की दवाई है, ये जिसको नशेड़ी लोग इसको यूज करते हैं। और वो 7200 टैबलेट लेकर के यहाँ पर डिलीवरी देने आ रहा था। उसको हम लोगों ने घेराबंदी कर अंजोरा के पास में पकड़ा है। क्या कहाँ से लाया था, किस तरह? ये साइट के माध्यम से मंगाया था। इंडिया मार्ट करके एक साइट है, उस साइट से इसने मंगाया था पूरी टैबलेट को और ऑनलाइन पेमेंट भी किया हुआ है। उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि इंडिया मार्ट के कौन से सूरत ब्रांच ने दिया था इसको, तो हम उसमें आगे कार्रवाई करने जा रहे हैं। क्या उनको भी नोटिस जारी की? नोटिस नहीं, उसमें डायरेक्ट, चूंकि इस मामले में ये ऐसा है कि अल्फाजोलम जो है मेडिकल स्टोर को ही सप्लाई की जा सकती है किसी भी कंपनी के द्वारा जो ऑनलाइन साइट होती है। किसी व्यक्ति को ये प्रतिबंधित दवा है, ये एनडीपीएस एक्ट के अंदर आता है, किसी पर्सनल व्यक्ति को दिया नहीं जा सकता। नेशनल लेवल पर सप्लाई हो रहा है सिर्फ दुर्ग में, तो कब तक इस पर कार्रवाई करेंगे? बहुत जल्द हमारी टीम इसमें जाने वाली है। इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है कि कौन से व्यक्ति लोग थे जो इसमें काम में लिप्त है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग में दंतेवाड़ा से आए मुसाफिर से लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपी को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान घटना में ई रिक्शा चालक और उसके दोस्त ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लूट की घटना का मामला सामने आया है, जिसमें दंतेवाड़ा से आए मुसाफिर के साथ ई रिक्शा चालक और उसके दोस्त ने मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया। दुर्ग पुलिस को मामले की जानकारी लगी तो पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा। मामले में पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों से 2 लाख के सोने के जेवरात भी जब्त किए हैं। मामला इस प्रकार है कि एक संतोष कुमार नामक व्यक्ति जो दंतेवाड़ा का रहने वाला है, वो यहाँ पर आया हुआ था, सूर्य होटल में रुका हुआ था। उसको लगा कि होटल चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो सूर्य होटल से बाहर निकला। 21 तारीख की बात है, लगभग 11 बजे की। तो वो एक ई रिक्शा में बैठा, उसमें 2 ई रिक्शा में लोग थे। तो वो उसको होटल दिखाने के बहाने से इधर उधर घुमा रहे थे। बाद में उसको लगा कि मैं अपने ओरिजिनल होटल में ही वापस चला जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उसको गंज मंडी की तरफ ले गए। इसको एहसास हुआ कि इसके साथ वो कुछ मतलब क्राइम करने वाले हैं, तो ये व्यक्ति उस ई रिक्शा से कूद गया। तो ये लोग उसके पीछे पीछे आए और तब इसकी एक सोने की चेन थी, वो इन्होंने छीन ली और साथ ही साथ एक इसका बैग था, वो चुरा कर भाग गए। इसमें फिर एफआईआर की गई और खोजबीन की गई। उसमें पता चला, इन दोनों का नाम सामने आया। इनके पहले भी अपराध हैं। उसमें से एक व्यक्ति जो है रेशम देवार, ये थाना मोहन नगर में निगरानी बदमाश है। और ये भी पता चला इनसे कि इन्होंने एक बलजीत नाम के व्यक्ति को सोने की चेन बेची थी, तो उसको भी विधिवत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और हम इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में आज इनको पेश करेंगे। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।